नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए बजट पेश किया। कोरोना काल में पूरे देश को वित्त मंत्री से बड़े ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्री ने कहीं राहत दी तो किसी की उम्मीदों पर वो खरी नहीं उतरी। वित्त मंत्री ने उम्मीद लगाए लोगों को निराश नहीं किया। कई सेक्टर में वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया तो कई क्षेत्र में बदलाव नहीं किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए रखे हैं, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने स्वास्थ्य और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बजट 94,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपए कर दिया है और इसके जरिए देश के सभी लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने 100 या उससे भी ज्यादा देश के लोगों को कोविड के विरुद्ध सुरक्षा मुहैया कराई। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए इस टीकाकरण का अभियान का शुभारंभ किया और ऐसे में आपको बता दें कि इतिहास में ये पल एक नए युग के अवतरण की शुरुआत है। इस बात का जिक्र भी किया गया। भारत सही मायनों में संभावनाओं और उम्मीदों का देश है और धरती बनने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020 से 21 में सरकार ने 4.21 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस वित्त वर्ष 2021 से 22 में सरकार ने 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि 2021 से 22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय और पूंजी के साथ ही अवसंरचना, तीसरा आकाशीय, साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी के साथ ही नव जीवन का संचार करना, पांचवा नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ जो है उन्होंने कहा कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। सरकार ने सबसे संवेदनशील वर्गों को सहारा देने के लिए PMGKY 3 आत्मनिर्भर पैकेज और भारत में की गई घोषणाएं अपने आप में 5 मिनी बजट के समान थी। आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की हमारी गति को और ज्यादा बढ़ाया है। जी हाँ, तो बजट तो पेश हुआ, लेकिन वो कितने उम्मीदों पर खरा उतरा और कितना नहीं, आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुजीत भरजी जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं इंडिया लीगल के, बहुत स्वागत है आपका। विमल वाकलू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर CMD है TCIL के, बहुत स्वागत है आपका भी। पहला सवाल मेरा सुजीत भरजी आपसे, ये किस तरह से इस बजट को आप देखते हैं? ये बजट तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ और एग्रीकल्चर, ये तीनों स्तर पे है और डेवलपमेंट का ही है। बजट में ऐसा नहीं किया कि टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स का घाटा किया। ये सब छोड़ के भी डेवलपमेंट हो सकते हैं। ये बजट ने दिखा दिया कि ये ज़्यादा टैक्स भी नहीं हो या सेस भी नहीं हो ज़्यादा, ये टैक्स का घटी भी नहीं हो, लेकिन डेवलपमेंट होगा सब सेक्टर्स में, स्पेशली ये तीनों सेक्टर्स में। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर डेवलपमेंट की तौर पर इसे देखना चाहिए। लेकिन हम MSME सेक्टर की बात करें तो MSME सेक्टर, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इस सेक्टर को आप किस तरह से देखते हैं? इसके लिए क्या कुछ निर्मला सीतारमण के पिटारे में देखा गया? MSME सेक्टर के लिए काफ़ी चीज़ किया, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या वो है, आप देखेंगे तो चाइना का जो स्टील यहाँ पर डंप होते थे उस पे एक काउंटरवेलिंग ड्यूटी था, उसका रद्द कर दिया टेम्पोररीली, क्योंकि वो स्टील ये MSME सेक्टर के लिए ज़रूरी है। MSME सेक्टर के उस तरफ क्या किया, थोड़ा इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया। मतलब MSME सेक्टर जो
मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ द एमएसएमई सेक्टर, जिसको जो स्टील मिलना था वो अब सस्ते में मिल जाएंगे और प्रोडक्शन भी बढ़ेंगे और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में वो कम्पिटिटिव हो जाएंगे। एक नंबर, 2 नंबर है एमएसएमई सेक्टर में जो लेबर एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा है हमारे देश में, उसका लेबर भी, इसके लिए लेबर का और एक्सपोर्ट का और एमएसएमई सेक्टर के रिवाइवल का बहुत हो गया। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत देने की बात की गई है। लेकिन विमल जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि जिस तरह से स्टील पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो घटा दी गई है, इससे एमएसएमई सेक्टर में जिस बूस्ट की हम बात करते हैं, क्या वो बूस्टअप मिलेगा? मुझे लगता है कि मिलना चाहिए, क्योंकि ये इसी उम्मीद से रखा गया है कि किसी तरह इस सेक्टर में जो कमियां थी उनको पूरा किया जाए और जो एमएसएमई सेक्टर जो भारत का है, कृषि के बाद ये सबसे जरूरी क्षेत्र है एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए ये सारी जो ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंजेस हुई हैं और एमएसएमई सेक्टर पर भी कोई लगभग 37,000 करोड़ का खर्चा सरकार का, तो इस तरह से मुझे लगता है कि अच्छा बूस्ट मिलेगा एमएसएमई सेक्टर को। तो कुल मिला के हम आसान शब्दों में कहें सुजीत जी, तो ये कहा जा सकता है कि घर बनाना अब आसान होने वाला है, क्योंकि सरिया अब ये कहा जा सकता है कि सस्ता मिलेगा, उस पर एक्साइज ड्यूटी कम लगेगी और ऐसे में घर बनाना आसान तो होगा ही, साथ ही साथ सस्ता भी होगा और साथ ही साथ पेंट करवाना या घर एक जो आशियाना का जो सपना होता है इंसान का, वो अब कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिखाई दे। एकदम सच है। और एक देखिए कि एमएसएमई में एक चीज सोचना है, जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है 90 लाख, उसमें ही 12 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट है। जो नॉन रजिस्टर्ड है और 6 करोड़ से ऊपर, उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट है देखिए। ये सब का एम्प्लॉयमेंट अगर वो पैसा मिल जाए तो वो पैसा रीइन्वेस्टेड होगा इकोनॉमी में, इधर इंफ्रास्ट्रक्चर में, घर बनाने में, ये सामान खरीदने में, इंटायर इकोनॉमी विल मूव, उसका हाथ में पैसा आ जाए तो यही है एमएसएमई सेक्टर को देने का फायदा। विमल जी, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को भी बूस्टअप देने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को भी बेहतर किया जाए, जिससे कि रोजगार भी बेहतर हो पाए, लोगों को रोजगार मिल पाए, क्योंकि इस दौरान कोरोना के दौरान कितनी नौकरियां गई है, इससे आप भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि किस तरह से लोगों की नौकरियां गई, किस तरह से लोगों के रोजगार ठप हुए। लेकिन ऐसे में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बेहतर करने की जो कोशिश एक सरकार की तरफ से की गई है, जिसकी झलक इस बजट में दिखी, कैसे इसे देखते हैं आप? रिसाइकलिंग अगर आप देखें तो ये जो एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए। तो जैसे अगर हम बात करें ये जो वाटर या ये पानी का या जो ये इन सब चीजों पे, और एक इम्पोर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉनिक्स का भी। एक हालांकि सीधा उन्होंने भाषण में नहीं बताया, बट मुझे लगता है उसमें ये भी आएगा और एनवायरमेंट के हिसाब से ये बहुत एक जरूरी कदम है और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी काफी जनरेट होता है। जी जी जी, जब ये सारे, और देश के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये रिसाइकलिंग का बारे में और कुछ बोलूं मैं। ये रिसाइकलिंग इन वर्ल्ड का, इंडिया के छोड़िए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनने जा रहे हैं। ये स्क्रैप डीलिंग, दुबई में इंटरनेशनल स्क्रैप डीलिंग है और ये स्क्रैप बेचते हैं। हम लोग स्क्रैप कबड्डी वाला सोचते हैं, नहीं, ये स्क्रैप बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचा जाते हैं और सारे दुनिया में इसका स्क्रैप डीलिंग का डीलर्स है जो दे आर बिलियनर्स। तो हमारा ये स्क्रैप डीलिंग में भी कॉपर स्क्रैप 5% to 2.5% ड्यूटी कम हो गया। कॉपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा देश में, कॉपर और एल्यूमिनियम वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्क्रैप और रिसाइकलिंग के लिए हमारा देश में आ जाए इतना कम ड्यूटी में, तो हमारा देश में जो बनते हैं तो बनते हैं, लेकिन ये कॉपर अगर रॉ मटेरियल हमारे देश में आ जाए तो वी कैन एक्सपोर्ट फिनिश प्रोडक्ट्स और उसमें और भी
प्रॉफिट हो सकते हैं। किस तरह का प्रॉफिट होगा और किस तरह का हम प्रभाव पड़ता हुआ देख सकते हैं? देखिए इस फैसले स्क्रैप का? जैसे जैसे प्लास्टिक वकील साहब जैसे बोला, वाटर मतलब प्लास्टिक अगर रिसाइकलिंग हो जाए तो इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ते हैं। जी। अगर कॉपर का रिसाइकलिंग हो जाए तो हमारा कॉपर का भी माइंस का भी प्रभाव पड़ते हैं, उसका इन्वायरमेंट का प्रभाव है। और कॉपर इज नॉट, ऐसा नहीं है कि कॉपर इज अ वेरी 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 इजीली अवेलेबल मेटल, आयरन ओर जैसे नहीं या कोल जैसे नहीं, कोल तो मेटल नहीं है। तो कॉपर अगर रिसाइकलिंग हो जाए तो उसको रिसाइकल करके नया चीज बनाने, उसको वैल्यू ऐड करने में हम एक्सपोर्ट जो करते हैं ना, उसमें हमारा फायदा होता है, हमारा एमएसएमई का फायदा होता है, इवन इन मेजर इंडस्ट्री की फायदा होते हैं जैसे हिंडाल्को। बिल्कुल, तो इससे फायदा होगा। कितना इत्तेफाक रखते हैं विमल जी आप? आपको क्या लगता है कि ये फैसला जो है वो कितना महत्वपूर्ण है? क्या इस फैसले को पहले ले लेना चाहिए था और इससे जाहिर तौर पर एक ऐसा फैसला जिससे कि सीधे कहीं ना कहीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ओवरऑल बजट, मुझे उम्मीद थी कि 2015 में ये बजट पेश होगा लेकिन क्योंकि इस सरकार पे एक तोहमत लग गई कि सूट बूट की सरकार है, तो इन्होंने सारी चीजें जो है फिर अलग ढंग से की। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है देश के लिए, कि हम जितना भी इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ लेवल पे हमको बिजनेस मिलता है, ऐसे जो हमारे एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए। साथ में लेकिन एक बात और है कि हमको एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म रखना पड़ेगा ताकि ऐसा न हो कि इससे देश में एक तो करते करते एमएसएमई कहीं पे वो पोल्यूशन के लेवल पे ना आ जाए, तो एक सुचारित ढंग से ये सारा काम हो, ये बहुत जरूरी है। ऐसा न हो कि हम कुछ देशों की तरफ फिर पछताने लगे। बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत जरूरी, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है जाहिर तौर पे। सुजीत जी, गोल्ड और सिल्वर की भी अगर हम बात करें, जाहिर तौर पे इसमें भी कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। कितनी राहत इससे लोगों को मिलेगी? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर के जो रेट है वो आसमान छू रहे थे। अब जिस तरह से कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है, कितनी राहत इससे लोगों को मिलेगी? देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड स्पेशली डोमेस्टिकली है, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड इंडिया में है। गोल्ड हमारा, हम सोचते हैं कि गोल्ड हमारा ट्रेजरी है, गोल्ड हम नहीं, घर से नहीं छुटाते, और गोल्ड हमारा देश का एक एक परिवार का इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होगा जितना भी ड्यूटी हो। लेकिन और एक दिख है इसको, क्या कि जो गोल्ड मैन्युफैक्चरर्स है, जो ऑर्नामेंट मैन्युफैक्चरर्स है, वो बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। ये गोल्ड हमें मिल जाए और एक्सपोर्ट के लिए मिल जाए, अगर उसका जैसे क्लू साहब बोला, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म आ जाए कि गोल्ड आ जाए, इसके लिए नहीं कि मैं घर अंगूठी पहन के चले जाऊं, ये आ जाए कि वो मैन्युफैक्चरर्स कोई ऑर्नामेंट्स बनाए, वो ऑर्नामेंट्स के फिर एक्सपोर्ट करें। जी जी जी। एक्सपोर्ट करने से वो हमको फायदा होगा कि ये रॉ मटेरियल्स आ गए और फिनिश प्रोडक्ट्स बाहर चले गए। गोल्ड हम सोचते हैं कि गोल्ड खाली दहेज क्यों ले जाते हैं कि घर पे रह जाते हैं। गोल्ड इज अ कमोडिटी ऑल्सो, उसका कमोडिटी जैसे दिखा जाए तो उसमें बहुत फायदा है। बिल्कुल। किस तरह के फायदे की आप लोगों को उम्मीद लगती है विमल जी कि गोल्ड में, क्योंकि अब कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है, क्या ये उम्मीद की जा रही थी क्या बजट से? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, सरप्राइज ही है, क्योंकि ऐसा कुछ लोग उम्मीद भी नहीं रख रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ, इससे जैसा कि अभी कहा गया कि इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भारत एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ कारीगर बहुत उम्दा कारीगर हैं देश में। तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि इससे देश को नेट काफी जो एक्सपोर्ट में एक बूस्ट मिलेगा एक्सपोर्ट के लिए भी। और मैं सहमत हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ घर पे सोना रखने या बैंकों में सोना रखने से कोई तरक्की नहीं होती देश की। ये
उससे अच्छा यही है जो उन्होंने बताया अभी कि सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए इसको और बूस्ट मिलना चाहिए, उस कमी ला सकते हैं हम, ताकि हमारा नेट जो राजस्व है इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बढ़ जाए। बिल्कुल, तो इसमें जाहिर तौर पे और एक चीज बताऊं? बिल्कुल इसमें मैं आपसे भी चर्चा लगातार जारी रखूंगी, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे हमें रुकना पड़ रहा है। बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। जी हाँ, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दरअसल बात आज बजट की हो रही है, खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। सुजीत जी, जिस बात का जिक्र हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे, क्योंकि देखिए गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें, सोने चांदी की बात करें, देखिए हर किसी की चाहत होती है कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर ले, लेकिन वहां पर अब कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है, यानी कि कटौती कर दी गई है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक राहत देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। लेकिन अब बात, क्योंकि रिसाइकलिंग की भी हम लगातार करते हुए आ रहे हैं, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अगर किसी भी चीज की रिसाइकलिंग होती है, उसके अंदर लोगों की भी जरूरत होती है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे? क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया गया कि कोरोना काल में बहुत नौकरियां गई, लेकिन अब नौकरियां मिलेगी कैसे, इसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। क्या सोचा गया है क्या? एग्जैक्टली रिसाइकलिंग में ज्यादा से ज्यादा अनस्किल्ड लेबर की जरूरत जी होता जी है। जी, स्किल्ड लेबर तो खूब बहुत कम होते हैं। अनस्किल्ड लेबर के लिए इकोनॉमी बहुत खराब हो गई पैंडेमिक के टाइम में। कोविड के टाइम में अनस्किल्ड लेबर का नौकरी चली गई। अब अनस्किल्ड लेबर थोड़ा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए तो अच्छा ही होगा। गोल्ड और सिल्वर के लिए मैं बोल रहा हूँ, हमारा गोल्ड और सिल्वर का जो कारीगर है ना हमारा देश में, मैं सोचता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा कारीगर है। उन लोगों को भी नौकरी चले गए थे, उन लोगों का भी नौकरी वापस आ जाएगा। गोल्ड और सिल्वर को जस्ट ज्यादा करने से में ये ज्यादा होगा, और क्योंकि नौकरी तो मिलेगा ही। बिल्कुल, नौकरी लोगों को यहाँ मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है कि LIC में IPO को 49% से बढ़ाकर अब 74% कर दिया गया है। विमल जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को, और आपको लगता है कि किस तरह का प्रभाव इससे पड़ेगा? मुझे लगता है कि इससे ओवरऑल देश में इस निवेश से काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि काफी विदेशी लोग अपना इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर डोमेन में करना चाहते हैं। और काफी प्रेशर भी था गवर्नमेंट पे कई सालों से कि इस सेक्टर को खोला जाए विदेश निवेश के लिए इस लेवल तक, ताकि 74% कंट्रोल रहे। अब इसमें देखना ये होगा कि जो आज वित्त मंत्री जी ने बताया कि इस पे हम कंट्रोल रखेंगे कि 50 डायरेक्टर भारत के होने चाहिए, तो इसमें कितने लोग फिर भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है इससे काफी जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा हमारी देश की इकोनॉमी पे, क्योंकि एक और चीज है, अभी दिन में बात हो रही थी रेटिंग्स की, कि रेटिंग हमारी जो कम है इंटरनेशनल लेवल पर, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर एंड जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसका भी कारण यही है कि कहीं उनको लगता है कि पूरा निवेश जो करेंगे उसका कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहेगा। तो ये भारत पे इनडायरेक्ट प्रेशर भी है। मुझे लगता है कि ये होने के बाद शायद उनमें भी खुद सुधार आ जाएगा। ऐसा मेरा ठीक है। सुजीत जी, क्या आप भी इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि ये जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है उसके बाद रेटिंग में कहीं ना कहीं सुधार आएगा? क्योंकि फिच की बात करें या S&P की बात करिए तो जाहिर तौर पर वहां पर कहीं ना कहीं हमारी जो रेटिंग है वो कम है। तो ऐसे में आपको लगता है कि इस फैसले के बाद वहां पर कहीं ना कहीं बेहतरी देखने को मिलेगी? देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, सबका रेटिंग एडजस्टेबल है, सबका रेटिंग फिक्स्ड है। ये से रेटिंग एजेंसी को सामने रख के हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। जी जी जी, रेटिंग एजेंसी को वी हैव टू पुट देम असाइड। रेटिंग एजेंसी अब हमारा बी प्लस और ये जंक स्टेटस में ले जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट रेटिंग एजेंसी को थोड़ी देर के लिए बाहर रखे। अगर बाहर का इन्वेस्टमेंट आए या बाहर का लोन किया जाए तब सोचा जाएगा, लेकिन अभी रेटिंग एजेंसी का इतना महत्वपूर्ण जगह नहीं देना चाहिए।
बिल्कुल, रेटिंग एजेंसीज को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जगह नहीं देनी चाहिए। और जाहिर तौर पे बजट की क्योंकि आज बात हो रही है, बजट में बहुत कुछ महत्वपूर्ण रहा, बहुत कुछ लोगों को मिला, लेकिन जहां पर नहीं मिला वहां पर कुछ निराशा भी लोगों के हाथ लगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी है जहां पर जो पहले से चीजें चलती हुई आ रही थी उसे बरकरार रखा गया। खासतौर पर अगर हम 3 चीजों की बात करें, पर्सनल टैक्स की बात करें, या फिर बात करें हम पर्सनल इनकम टैक्स या जीएसटी, या फिर डिफेंस बजट की, यहाँ पर कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर इन तमाम सेक्टरों को टच करने की कोशिश नहीं की, इन पर कोई भी बातचीत नहीं की। लेकिन बाकी कहीं कहीं पर राहत यहाँ पर देती हुई निर्मला सीतारमण नजर आई है, क्योंकि बजट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना के बाद ये पहला बजट, और उसके बाद जम्मू और कश्मीर के साथ ही 370 धारा को निष्क्रिय करने के बाद ये पहला बजट है। जाहिर तौर पर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, और इस महत्वपूर्ण बजट के साथ उम्मीद यही कि विकास की बयार भी आगे इसी तरह बहती रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।